हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं कक्षा 7 से अध्याय 9 में। ठीक है, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। तो क्षेत्रीय संस्कृति किस तरीके से निर्मित हुई, किस तरीके से उसका विकास हुआ, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से राजाओं ने कई लोगों को क्या दिया, संरक्षण प्रदान करा, जिस वजह से जो संस्कृतियाँ थी वो क्या हुई, विकसित हुई। और साथ ही साथ लोग क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है, अपने विचारों को लेकर के। तो उनके विचारों को दूसरी जगह क्या करा गया, अपनाया गया, या फिर उनका संरक्षण किया गया, है ना। तो इन्हीं चीज़ों के आदान प्रदान से ही क्या हुआ, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण होता चला गया। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हमें यही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं आज के इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। ऑब्वियसली आप अपने बारे में अगर बता रहे हैं तो क्या करेंगे, भाषा से ही तो, अपनी भाषा से ही तो व्यक्त करेंगे ना खुद को, है ना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है वह तमिल तथा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, आपने भी देखा ही होगा, है ना। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसे कि हम देखेंगे, कुछ पारंपरिक परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। जो कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो जो उनकी जो परंपरा होती थी वो दूसरी जगह पर जाकर क्या हो गई, एक उन्होंने क्या कर लिया, नया रूप ले लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो संस्कृति था उसका निर्माण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, चेर और मलयालम भाषा का विकास। अब चेर भाषा और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपी के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। कब किया गया, 9वीं शताब्दी में। क्या, महोदयपुरम का चेर राज्य, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो इस भाषा का प्रयोग जो है उपमहाद्वीपों के क्या है, सरकारी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। ठीक है, जो मलयालम भाषा आएगी, मलयालम भाषा क्या कहा जा सकता है, कौन सी भाषा है, सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। कौन सी भाषा, मलयालम भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ 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 चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। आगे देखते हैं, शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। शासक और धार्मिक परंपरा, तो जो संस्कृति होगी वो शासकों के संरक्षण से भी और साथ ही साथ धार्मिक जो थी वो क्या थी, परंपराओं के साथ साथ भी विकसित हुई होंगी, जैसे कि यहाँ पर जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में बताया गया। देखते हैं इसको भी। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, जगन्नाथ का
जो विष्णु है, विष्णु का ही पर्यायवाची क्या है, जगन्नाथ है। ठीक है, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जगन्नाथ कौन थे, मूलतः स्थानीय देवता थे। ठीक है, क्या थे, स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर लोगों ने ही क्या मान लिया, विष्णु का एक रूप मान लिया। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा, ये जो दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। तो मंदिर केवल और केवल धार्मिक रूप से ही क्या नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सामाजिक रूप से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है मंदिर। ठीक है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बड़े बड़े मंदिरों में अपने शासन को स्थापित कर दो या फिर अपना नियंत्रण स्थापित कर दो, तो वहाँ की जनता स्वयं ही क्या कर लेगी, उस शासन को स्वीकार कर लेगी। तो ऐसा लोग सोचते थे। ठीक है, जैसे कि उनमें मुगल थे, मराठे थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो सभी ने क्या करा, सभी ने क्या करने की कोशिश करी, अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी थी। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जगन्नाथपुरी का ये मंदिर दिखा रखा है, ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं, अब इसको पढ़ते हैं। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं क्या क्या थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, ठीक है, राजपूत लोग कहाँ से, राजस्थान से ही तो बिलोंग करते हैं, है ना, तो राजपूताना कहते थे। ठीक, कौन सा, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसी को वो लोग क्या कहते थे, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। हालांकि ये चीज़ क्या है, बताई जाती है कि राजस्थान में राजपूत लोगों का ही शासन रहा था या अधिकतम लोग वही रहते थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर क्या थे, आम लोग भी थे, और वर्तमान समय पे भी अभी भी वहाँ बहुत सारे समूह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, है ना, और राजपूत लोग क्या हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। ठीक, तो यह श्योर नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में केवल और केवल राजपूत लोगों का ही प्रभुत्व रहा होगा, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो इस क्षेत्र को क्या कहा करते थे, राजपूताना कहा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियों, काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीर की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि ये वे अन्य जनों को उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। तो जो राजपूत थे वो किसका प्रतीक थे, सूरवीरों का प्रतीक थे। ठीक है ना, और उनमें क्या था, एक लड़ने का जज्बा अंदर से ही रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर कहानियों के माध्यम से भी उनकी क्या प्रशंसा गाई जाती है। ठीक है, और लोगों से यह आशा करी जाती है कि वो उन सूरवीरों का क्या करें, अनुकरण करें, जिसमें महाराणा प्रताप क्या है, अपने आप में बहुत उत्तम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में तराइन का युद्ध आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा ही था। ठीक है ना, तो ये लोग क्या थे, एक ऐसे सूरवीर थे जिन्होंने अपने उदाहरण प्रस्तुत करा लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की
चिंता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। तो सती प्रथा क्या थी कि क्या होता था, जिंदा ही वो लोग अपने आप को क्या कर लेते थे, जला देते थे। ठीक है, पति की जो चिता जलती थी ना, उसी में ही अपने आप को बांधा जाता था और पत्नी के द्वारा खुद को ही बांध करके सती कर दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, बलिदान करती थी अपना, ठीक है, अपने पति के गुजर जाने पर, ठीक है, या मृत्यु हो जाने पर। आगे देखते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब कथक नृत्य की कहानी क्या रही थी उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हैं। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिनका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात क्या याद रखनी है कि यह नृत्य शैली कहाँ पर पाई जाती है, पूरे उत्तर भारत में देखने के लिए मिलती है। कौन सी? कथक नृत्य शैली। ठीक है, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। देखिए, ठीक है, क्या थी? कथक एक मूल रूप से जाति थी। ठीक है, ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कब? 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के बाद। ठीक है, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, ठीक है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ठीक है, एक तो कहाँ उभरा? राजस्थान राज दरबारों में, और साथ ही साथ अवध के जो अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ठीक है, यहाँ पर किस रूप में उभरा है? कला के रूप में। ठीक है, 1850 से 1857 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में भी मान्यता मिल गई। ठीक है, 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में भी क्या मिली? इसे मान्यता मिल गई। तो हमारे भारत देश में 6 प्रकार के क्लासिकल डांस पाए जाते हैं। ठीक है, देखने को मिलते हैं, उसी के बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको ये याद रखना है कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। ठीक है, तो और जो साथ ही साथ कौन सा? कथक। ठीक है, कथक भी क्या है? अपने आप में एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमको जानकारी हासिल होती है। ठीक है, तो कौन कौन से? भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, और बात अगर कथक की करी जाएगी तो पूरे उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर जो क्लासिकल डांस है वो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आपने क्या करना है? नोट डाउन करना है। आगे देखते हैं, संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, क्या थे लघु चित्र? छोटे आकार के चित्र होते थे। तो छोटे आकार के चित्रों को ही क्या कहा जाता था? लघु चित्र कहा जाता था, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। तो अब जब राजाओं का चित्रकारों को क्या मिल रहा था? संरक्षण मिल रहा था, तो जो चित्रकला थी वो क्या हो गई? अपने आप में अच्छे रूप से विकसित होने लगी। ठीक है,
और जिसमें लघु चित्रों का ज़्यादा क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। कौन करते थे? जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में जिन चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करा, वो क्या करते थे? इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां क्या करते थे? चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से निर्मित चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को चित्रित किया जाता था। ठीक है, पांडुलिपियां आपको बताई थी, पांडुलिपियां क्या थी, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखित होती थी। ठीक है, तो हाथ के द्वारा ही लघु चित्र भी उनमें बनाए जाते थे, जो जैसे कि आप फ्रंट पेज देख सकते हैं, अपनी बुक का देख सकते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी क्या होता था, कई जगह पर फ्रंट पेज ही नहीं, आज की बुक्स में अंदर भी कई सारे चित्र देखने के लिए मिलते हैं, है ना। आज के टाइम पे क्या है, प्रिंटेड माध्यम से इनको दिखा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या करते थे लोग, अपने हाथ से ही उनको क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, और साथ ही साथ चित्र भी उन्हें खुद ही बनाने पड़ते थे। तो वो किस में करते थे इस काम को? पांडुलिपियों में करते थे। ठीक है, और पांडुलिपि क्या, जो हिमालय में बुर्ज नाम के पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्सर उपहारों के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। तो मुगल साम्राज्य कैसे पतन हुआ उसके बारे में हम, और ये लोग क्यों मुगल दरबार को छोड़ करके गए, कौन? चित्रकार, तो उसके बारे में हम अध्याय 10 में चर्चा करेंगे। ठीक है, केवल अभी आपको ये समझना है कि मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रों में, राज्यों में ये लोग क्या करने लगे, अब जाने लगे, कौन? चित्रकार लोग। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्र बराबर जारी रहा। मतलब उनके जो अन्य राजा थे, जो मुगल साम्राज्य की जो चित्रकारी थी, अन्य राजाओं ने उसे तो अपना ही अपनाया। ठीक है, उसे तो अपनाया, साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, जो अपने जो भी थे, कथाएं थी, पौराणिक कथाएं थी और काव्य थे, उनका भी चित्रण जो था वो बराबर रूप से क्या रखा, जारी रखा था। ठीक है, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में विकसित शैली को क्या कहा गया? बसोहली शैली कहा गया। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो रसमंजरी हिमाचल प्रदेश में ही क्या करी गई थी, चित्रित की गई थी, जिसका नाम था क्या, भानुदत्त ने इसे लिखा था, और जिसका नाम था रसमंजरी पुस्तक का। ठीक है, तो रसमंजरी के लेखक जो थे वो कौन थे? भानुदत्त थे। ठीक है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर क्या करें, चित्रकार पलायन करें जब नादिर शाह का यहाँ पर आक्रमण होता है। ठीक, उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो अब जैसे ही पहाड़ों की ओर को चित्रकार लोग गए, तो वहाँ पर एक नई शैली का विकास होता है, जिसका नाम क्या हुआ? कांगड़ा शैली उसका नाम पड़ गया, जो कि कैसे ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग कर विषयों को काव्यात्मक निरूपण रूप में दिखाती थी और उसकी विशेषता बताती थी। ठीक है, तो उसे ही हमने क्या कहा? कांगड़ा शैली कहा। ठीक, आगे देखते हैं। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। तो तभी तो हमको इतिहास में जो स्त्री पुरुष, जो साधारण स्त्री पुरुष थे, ठीक है, आम लोग जो थे, उनके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ अगर कंपेयर करा जाए वहीं पर ही राजा और उनका राज्य, तो जो राजा लिखवाता था या फिर उनके दरबार में जो चित्र होते थे वो बहुत अच्छे से सुरक्षित रखे गए, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल हो जाती है। ठीक है, बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बांग्ला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। तो वर्तमान समय पे जो बंगाली
है ना, वो संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा मानी जाती है। लेकिन प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों में, मतलब प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ठीक है, संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे जो बंगाल के लोग थे। ठीक है, तो फिर भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ठीक है, अब ये क्या था, एक प्रश्न उठ रहा था कि किस तरीके से इस भाषा का उद्भव हुआ। तो इतिहासकार जो थे उन्होंने इसका उत्तर भी दिया हुआ है, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिया हुआ है, वो कौन सी है इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ, तो ये पृष्ठ दे रखा है आपको। ठीक है, बंगाली रामायण के तालपत्र की। ठीक है, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बांग्ला पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो जो उत्तरी बंगाल पर किसने, गुप्तवंश ने क्या कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। वहां पर किसको बसाना शुरू करा उन्होंने? ब्राह्मणों को बसाना शुरू करा। तो उसी के बाद वहां पर संस्कृत का क्या होने लगा, प्रचलन होने लगा। और यह 7वीं शताब्दी में आया हुआ जो ह्वेनसांग था, उसने क्या बताया कि बंगाल में जो सर्वत्र संस्कृति से संबंधित भाषाओं का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। किसने बताया? ह्वेनसांग ने। ठीक है, 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। ठीक है, अकबर के कार्यकाल में प्रदेश को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। ठीक है, याद रखना है। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या हो रही थी? विकसित हो रही थी। ठीक है, प्रशासन की भाषा मुगलों के टाइम पे कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी क्या थी? फारसी ही प्रशासन की भाषा रहती थी। ठीक है, जैसे कि आजकल क्या रहती है, राजकीय भाषा कौन सी रहती है हमारी? जो प्रशासन की भाषा है वो क्या रहेगी? हिंदी रहती है। राजकीय भाषा क्या है हमारी? हिंदी है ना। कहीं कहीं अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है और कहीं वर्नाकुलर लैंग्वेज भी होती है, जो रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा भी कही जाती है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में होता है, आप अधिकतर देखते होंगे, है ना। तो वही क्या हो रहा था, बंगाली जो थी वो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या थी? विकसित हो रही थी। ठीक है, बंगाली जो थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, जो गैर संस्कृत शब्द हैं, ठीक है, विदेशों से आए हुए शब्द, जिनको इन्होंने क्या करा? शब्द भंडारण के रूप में अपनी बंगाली में ही क्या बना लिया? उसका एक हिस्सा बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, ठीक है, जो संस्कृत के ऋणी हैं, जो पहली श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? सबसे पहला मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य, जैसे गैड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है, जो कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, है ना, जो भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य के बारे में हमने पढ़ा था उस चैप्टर में। ठीक, ये कौन सा था? पहली श्रेणी में आने वाली चीज़ें थी। ठीक है, जो कि क्या थी? संस्कृत की ऋणी थी, संस्कृत के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। और दूसरी क्या थी? उससे स्वतंत्र थी, संस्कृत से स्वतंत्र। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। अब ये क्षेत्रीय भाषा में भी विकसित हो सकते थे। ठीक है, कोई सी भी भाषा में ये विकसित हुए होंगे। ठीक, तो एक तो थी संस्कृत की ऋणी, जो संस्कृत भाषा में ही लिखी गई होगी, और एक थी क्या? उससे स्वतंत्र थी, जो अलग से लिखी गई होंगी। ठीक, आगे देखते हैं। मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे, जो तरह तरह के यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। ठीक है, जो रानी मैनामती थी अपने ही पुत्र के लिए, ठीक है, गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष क्या करती है? संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है, जो धर्म ठाकुर है। तो इन्हीं लोगों के रूप में लोक कथाएं
अच्छे से क्या हो गई, विद्यमान हो गई, जो क्षेत्रीय रूप में क्या हुई, फली फूली। ठीक, आगे देखते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसे अनेक पांडुलिपियां पाई गई, क्योंकि इनको संरक्षण भी प्रदान हो गया ना, जो संस्कृत से रिलेटेड थी। संस्कृत जो थी क्या थी, राजकाज की लेखन की एक क्या बन गई थी, भाषा बन गई थी। ठीक, जिनमें यह इंगित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कई सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो भैया जहां सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान होगा तो वही चीज़ तो क्या होगी, जीवित बचे रह जाएगी, है ना, जिसका हमको क्या मिल जाएगा, इतिहास मिल जाएगा। अगर सामान्य लोगों का, है ना, जो आम लोग थे या आम स्त्री पुरुष थे, उनकी भी अगर मौखिक कहानियाँ या फिर लिखित कहानियाँ हमें प्राप्त होती तो इतिहास और भी अलग हो सकता था, है ना। तो हमें क्या मिला है, इतिहास में ज़्यादा जानकारी जो राजा हैं, ठीक है, राजाओं के द्वारा जो संरक्षण प्रदान करे हुए जो कवि हैं, उन्हीं के बारे में हमको क्या मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल पाती है। ठीक है, आगे देखते हैं पीर और मंदिर। पीर और मंदिर, उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। पीर, पीर मतलब क्या होता है, फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आध्यात्मिक रूप से जो मार्गदर्शन करता है उसे ही क्या बोला जाता है, पीर बोला जाता है। और पीर फारसी भाषा का ही एक क्या है, शब्द है। ठीक है, तो पीर और मंदिर के बारे में यहाँ पर हम अब चर्चा करेंगे। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगल को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनै शनै स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। ठीक है, किसानों के क्या हुआ, नए समुदाय में अब मिल गए थे। ठीक, अब हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल के जो बड़ी संख्या में जो लोग थे, वो क्या हुआ, दक्षिण पूर्वी बंगाल की जितनी भी जंगली और दलदली इलाकों में क्या करना, उन्होंने प्रवास करना शुरू कर दिया और वहाँ के जंगलों को क्या करने लगे, काटने लगे और वहाँ पर अच्छे से क्या करने लगे, धान की खेती करने लगे। अब क्या हुआ, हल्के हल्के जो स्थानीय मछुआरे थे या फिर स्थानीय खेती करने वाले लोग थे, वो अब क्या होने लगे, किसानों के एक नए समुदाय में मिल गए। ठीक है, एक अब क्या बना लिया उन्होंने, गुट जैसा बना लिया। ठीक है, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। आगे देखते हैं। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो यही वो एक मार्गदर्शक था जो लोगों को बताता था कि, और आश्वासन देता था कि अस्थिर परिस्थितियों में भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रह सकते हो, जो कि क्या है, आप लोगों के रहने के लिए सही जगह है। ठीक है, तो जो यही पीर था, जो मार्गदर्शक था, वो लोगों को, जो बंगाल में जो नए लोग आ रहे थे और बस रहे थे मुगलों के टाइम पे, ठीक है, जब मुगलों का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था, तो वो भी तो आश्वासन चाहते थे ना कि हमें भी यहाँ पर वैसी ही सुख सुविधा मिले जो उन लोगों को मिल रही है। तो पीर ही ये सब चीज़ करने का काम करता था। ठीक है, तो ये लोग नेता, शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी क्या करते थे, अदा करते थे उस टाइम। ठीक, आगे देखते हैं। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। तो इसी वजह से क्या पाई जाती है, उनकी मज़ारें जो हैं बंगाल में क्या पाई जाती हैं, सर्वत्र मात्रा में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर राइट साइड पे जीववाद नाम से एक पॉइंट दिया है, उसको भी देख लेते हैं। यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। तो जीववाद वाले लोग यही मानते हैं कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुएं जितनी है, प्राकृतिक घटनाओं में भी क्या है, अपने आप में जीवात्मा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, है ना। जिसमें अध्याय 2 और 5 में हमने पढ़ा था ना, जो शक्तिशाली राजा होते थे ना, वही क्या बनाते थे, मंदिर निर्माण करते थे। क्योंकि मंदिर का निर्माण करना, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना केवल और केवल धर्म से ही संबंधित नहीं था, वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी क्या हो जाता था, प्रभावशाली हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए ही
जहाँ पर संरक्षण प्रदान होता था मंदिरों को राजाओं का, तो वही क्या होते थे, अपने आप में विकसित होते थे। तो क्या हुआ यहाँ पर 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में क्या हुआ, मंदिर बनाने का दौर बहुत जोरों से हुआ, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में आकर यह समाप्त हो गया। अब क्यों हुआ होगा, क्योंकि संरक्षण ही नहीं मिल पाया होगा ना, शक्तिशाली जो समूह होंगे जो मंदिर बनाने वाले होंगे, है ना। तो देखते हैं आगे, देखते हैं। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा जाते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब यहाँ पर है देखिए, एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी, ठीक है, और दूसरी है चौचाला मंदिर। तो दोनों में देखो कितना परिवर्तन आ गया है ना। एक झोपड़ी से बनी हुई, एक जो पत्थरों ईंटों से निर्मित की गई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या था, मंदिर थे। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी का एक पटिया विष्णुपुर। तो यहाँ पर आपको देखिए इस चित्र में कृष्ण दिखाए गए हैं, बीच में ये कृष्ण दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। बाकी सब जगह ये गोपियाँ दिखाई गई हैं, ठीक। कितने सुंदर तरीके से इसकी चित्रकारी करी गई है। आगे देखते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी के पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो ये चर्चा हुई यहाँ पर बंगाल के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर बंगाली भाषा का विकास हुआ, किस तरीके से। साथ ही साथ आगे हमने जब पढ़ा तो आगे हमने ये पढ़ लिया कि किस तरीके से बंगाल में लोग क्या हुए, अपने आप में फले फूले, ठीक। और साथ ही साथ बंगाल में पीर और मंदिरों का किस तरीके से विकास हुआ, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मछली भोजन के रूप में। अब बंगाल में क्या है, आज भी देखा जाता है कि मछली और चावल इन दोनों का मुख्य भोजन के रूप में क्या करा जाता है, इसे खाया जाता है, ठीक है। तो पहले भी क्या था, उस टाइम भी मछली भोजन के रूप में ही क्या करी जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टियों की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। मंदिरों और बौद्ध विहारों में ये चीज़ें दर्शाई गई हैं, ठीक है। क्या दर्शाई गई हैं, मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया, ठीक है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी, ठीक है। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। क्या बृहद धर्म पुराण ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो अब कुछ खास किस्म की जो मछली थी, वहाँ पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे वो क्या कर सकते थे, खा सकते थे, ठीक है। क्योंकि वहाँ का प्रमुख भोजन ही क्या होता था, मछली होता था, है ना। तो इसलिए उन लोगों को क्या मिल गई, इसकी अनुमति मिल गई, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरा क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। आगे थोड़ा सा एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अन्यत्र दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। अब जो यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे।
परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियों में विद्यालय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियम में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर यूरोप में क्या हो रहा था, एक जगह पे यूरोप में यह हो रहा था कि जो रूढ़िवादी चर्च थे, रूढ़िवादी चर्च अपनी ही जो चीज़ें थी उनको लोगों तक थोप रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्र का उदय होने लगा, ठीक है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा, तो अब क्या होने लगा, लोग अपने आप में चीज़ों को समझने लगे, थिंकिंग करने लगे कि हमारा भी एक क्या होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, हमारा भी एक अलग से भाषा होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए उन्होंने क्या करे, बहुत सारे आंदोलन करे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंतिम दशकों में, जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण देखने के लिए मिल गए, ठीक है। और यही आंदोलन की वजह से, इटली और जर्मनी के आंदोलन के एकीकरण की वजह से ही इनकी भावनाओं को और क्या हो गया, अधिक बल मिल गया, ठीक है। जो आम लोग थे तो उन्होंने भी क्या करे होंगे, फिर आंदोलन करे होंगे और अपने अपने राष्ट्रीय राज्यों का उदय किया होगा या फिर उनको स्थापित किया होगा, ठीक है। तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। सारी चीज़ कहानी के रूप में, एनसीईआरटी पूरी कहानी के रूप में दी गई है, तो इसलिए एनसीईआरटी का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मेन हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ही हमको सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं, ठीक, क्योंकि कहानियों के रूप में सारी चीज़ें, तो एक बेसिक तैयार हो जाता है कि किस तरीके से चीज़ें घटित हुई होंगी और थोड़ी सी रुचि भी आती है, ठीक। तो अगर आपको ये सभी जो मेरे द्वारा कराई गई वीडियो हैं वो पसंद आ रही है, एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर हैं वो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नोट्स आपको क्या करने हैं, बनाते हुए चलते रहने, ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले अध्याय में, ठीक है, एक नए दिन फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।